Hello achievers, how are you? Myself Prabhat Behra, your chemistry teacher. Today we are going to discuss one of the very important topic of chemistry, that is normality. It is mainly useful in JEE as well as NEET exam. So before going to normality, so let's discuss what are the topics to be discussed in today's lecture. First we will discuss formality, then normality, then methods of determining equivalent weight, that will be useful for the calculation of normality, then calculation of n factor, normalizing factor, then relationship between normality and molarity. So आज ये सारे टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं. So one by one. So let's start with the small topic, that is formality. एक फॉर्मेलिटी आपने सुना होगा, जैसे जनरली बोलते हैं ये बात करो, ऐसे फॉर्मेलिटी में बात करो. तो केमिस्ट्री में फॉर्मेलिटी क्या है? केमिस्ट्री में फॉर्मेलिटी है दैट इज वन ऑफ द कंसंट्रेशन यूनिट. तो कंसंट्रेशन यूनिट का कहाँ पर यूज हुआ है, कंसंट्रेशन का कहाँ पे ज़रूरत है? तो जनरली हम लोग मोलरिटी का फॉर्मूला क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन. बट इफ आर गोइंग टू टेक द इलेक्ट्रोलाइट, अगर कोई हम इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं जो कि डिसोशिएट हो रहा है, तो डिसोशिएट होकर क्या बना रहा है? आयन्स बना रहा है. तो अगर सपोज हम NaCl ले रहे हैं, तो NaCl डिसोशिएट होकर Na+Cl- बना रहा है. तो अगर हम बताएंगे हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaCl आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, इट इज नॉट करेक्ट बिकॉज देयर इज नो NaCl, rather दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ Na+ एंड Cl-. ओनली NaCl की बात नहीं है, हम H2SO4 की बात कर सकते हैं. व्हेन इट इज डिजोल्व्ड इन वाटर इट विल बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 2H+ एंड सल्फेट आयन. तो अगर वहाँ पे मोलरिटी यूज कर रहे हैं देन दैट विल बी नॉट गोइंग टू बी द अप्रोप्रिएट टर्म. तो अप्रोप्रिएट टर्म वहाँ पे क्या होगा? अप्रोप्रिएट टर्म वहाँ पे फॉर्मेलिटी होगा. तो फॉर्मेलिटी टर्म जनरली यूज होता है कोई भी अगर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्युबल होता है इन एक्वस सॉल्यूशन, तो उसके लिए बेटर फॉर्मेलिटी में यूज करते हैं एट द प्लेस ऑफ मोलरिटी, राइट. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फॉर्मेलिटी? सो व्हेन सॉल्यूट डजंट हैव अ डेफिनाइट मॉलिक्यूल दैट इज आयोनिक सॉलिड, then the term formality is used in place of molarity. So formality is W upon F into 1000 upon V, where F is the formula mass. So यहाँ पे देख सकते हो जो लिखा हुआ है, this term is only applicable for ionic solids, जो कि ionic solid जो कि ions में कन्वर्ट हो जाएगा. अगर soluble होगा ions में कन्वर्ट हो जाएगा. So suppose NaCl का जो हमने एग्जाम्पल दिया था तो उसके लिए, बट डे टू डे लाइफ में हम कोई अगर मोलारिटी यूज करते हैं या कोई भी अगर आयोनिक सॉलिड यूज करते हैं, आयोनिक सॉलिड के लिए मोलारिटी यूज कर लेते हैं एट द प्लेस ऑफ फॉर्मेलिटी. ओके, सो आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट, दैट इज नॉर्मेलिटी. तो नॉर्मेलिटी क्या है? तो नॉर्मेलिटी है इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन. अगेन रिपीटिंग, इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन. तो अब बताओ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट. तो ग्राम इक्विवेलेंट फिर कैसे निकालोगे? तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास. याद करो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास अपॉन मोलर मास. सो सिमिलरली नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स दैट इज गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, राइट. सो इक्विवेलेंट मास क्या है? इक्विवेलेंट मास है मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय n फैक्टर. व्हाट इज n फैक्टर? n फैक्टर इज नॉर्मलाइजिंग फैक्टर. तो दोबारा उसको डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट नॉर्मेलिटी है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन. सो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हुआ गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास. इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला हुआ मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय n फैक्टर, नॉर्मलाइजिंग फैक्टर. तो इफ हम अगर थोड़ी पहले जाएंगे, जब n फैक्टर का डिस्कस हुआ ही नहीं था, n फैक्टर का डिस्कशन हुआ ही नहीं था, तब हम इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करते थे? तो उस टाइम पे इक्विवेलेंट मास हम कैलकुलेट करते थे बाय द हेल्प ऑफ द 3 एलिमेंट्स हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन. हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन. तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास? द मास ऑफ द सब्सटेंस दैट कंबाइंस और डिस्प्लेसेस 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन. ये ट्रेडिशनल डेफिनेशन था, ठीक है, एंशिएंट डेफिनेशन था. अब इसमें हम n फैक्टर को रिप्लेस कर दिए और उसमें जो हम बात किए
वहाँ पे कोई भी कंपाउंड उसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन का होना जरूरी है, बट यहाँ पे कोई भी हम कंपाउंड ले सकते हैं, ये तीनों एलिमेंट का होना कोई जरूरी नहीं है। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एन फैक्टर को कैसे कैलकुलेट करना है, राइट। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू कैलकुलेट एन फैक्टर ऑफ एनी सब्सटेंस। तो जैसे हमें पता है जो एन फैक्टर कैन बी डिटरमाइंड फॉर एनी सब्सटेंस। हमने बताया एनी सब्सटेंस, जो सब्सटेंस एलिमेंट हो सकता है, आयन हो सकता है, एसिड, बेस, सॉल्ट, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, क्योंकि नेचर में सब्सटेंस डिफरेंट तरीके से होते हैं, चाहे कोई कंबाइंड फॉर्म में हो, कोई नेटिव फॉर्म में हो, एलिमेंटल फॉर्म में हो, या कोई आयोनिक फॉर्म में हो। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू कैलकुलेट एन फैक्टर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। सो लेट्स बिगिन विथ द एलिमेंट। तो एलिमेंट मीन्स दैट इज प्रेजेंट इन द नेचुरल फॉर्म, दैट इज प्रेजेंट इन द इंडिपेंडेंट फॉर्म। तो एलिमेंट का जो एन फैक्टर है, सो दैट इज द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। एन फैक्टर ऑफ द एलिमेंट दैट इज द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। हम अगर मैग्नीशियम की बात करें, एन फैक्टर कितना होगा? 2 होगा। सोडियम की बात करें, एन फैक्टर कितना होगा? 1 होगा। तो अगर सोडियम का एन फैक्टर 1 हो गया, सो व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम? मास ऑफ सोडियम 23 डिवाइडेड एन फैक्टर, दैट इज 1। सिमिलरली एल्यूमिनियम का एन फैक्टर कितना होगा? 3 होगा, वैलेंसी 3 है। इक्विवेलेंट मास कितना है? मास ऑफ एल्यूमिनियम 27/3, दैट इज 9। ये आ गया। सो दिस इज द एन फैक्टर ऑफ द aluminum, that is 3, and we have also discussed how to find the equivalent mass, that is mass of any element divided by n factor or the valency factor। ये हो गया एलिमेंट की बात। अब देखते हैं आयंस। आयंस मीन जिसमें कुछ चार्ज होता है, चाहे कैटायन हो या आनायन हो, कुछ चार्ज होता है। तो उसमें एन फैक्टर क्या होगा? एन फैक्टर आयन का होता है तो चार्ज एसोसिएटेड विद द आयन। ओके, सो एन फैक्टर इज द चार्ज प्रेजेंट विद द आयन। तो अब इक्विवेलेंट मास क्या हो गया? मास ऑफ द आयन डिवाइडेड बाय मास ऑफ द आयन डिवाइडेड बाय द चार्ज एसोसिएटेड विद द आयन। सो दैट इज द इक्विवेलेंट मास। सपोज हम नाइट्रेट आयन की बात कर रहे हैं, सो व्हाट इज द मास ऑफ नाइट्रेट? सो मास ऑफ नाइट्रेट आयन इज दैट इज 62। एन फैक्टर कितना है? 1। तो इक्विवेलेंट मास कितना होगा? ना इक्विवेलेंट मास इज 62/1, दैट इज 62। समझे? अच्छा, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज द एसिड। तो एसिड क्या है? एसिड इज द सब्सटेंस व्हिच कैन रिलीज H+ आयन। तो जो नंबर ऑफ H+ आयन रिलीज होता है, दैट टर्म इज नोन एज बेसिसिटी। तो व्हाट इज द एन फैक्टर ऑफ द एसिड? दैट इज बेसिसिटी। N factor of the acid, that is basicity. So basicity means the number of replaceable hydrogen atoms present in the acid. तो ये हो गया अगर कोई एसिड जो completely आयोनाइज होता है। सपोज हम कोई एग्जाम्पल ले रहे हैं H2SO4। सो व्हाट इज द N फैक्टर ऑफ H2SO4? दैट इज 2। क्यों हम यहाँ पे 2 क्यों ले रहे हैं? बिकॉज वी आर एज्यूमिंग H2SO4 इज अंडरगोइंग कंप्लीट आयोनाइजेशन। अगर हम यहाँ पे बात करें H3PO4 की, तो H3PO4 अगर ऐसे दिया जाए, H3PO4 का एन फैक्टर कितना है? सो यू कैन से 3, क्योंकि हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं H3PO4 कंप्लीटली आयोनाइजेशन हो रहा है, बट कोई जरूरी नहीं कि हमेशा कंप्लीट आयोनाइजेशन होगा। सपोज कोई इक्वेशन दिया है H3PO4 गिव्स राइज टू 2H+ प्लस HPO4 माइनस। तो बताओ ये जो इक्वेशन दिया है, सो व्हाट इज द एन फैक्टर ऑफ H3PO4 इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन? तो वहाँ पे 2 है। क्यों? क्योंकि इक्वेशन में दिया है H3PO4 2 ही H+ को रिलीज कर रहा है, मीन्स यहाँ पे बेसिसिटी 2 हो गया। अगर बेसिसिटी 2 है तो एन फैक्टर कितना होगा? 2 होगा। समझ आया? अगर ऐसे ही H3PO4 दिया होता तो फिर एन फैक्टर वहाँ पे 3 होता, बट यहाँ पे इक्वेशन दे दिया है। तो इक्वेशन दे दिया मीन्स यहाँ पे हमें देखना होगा कितने H+ H3PO4 रिलीज कर रहा है। सो दैट इज 2, सो एन फैक्टर इज 2। क्लियर? ओके, नाउ कम टू बेस। सो व्हाट इज द एन फैक्टर ऑफ द बेस? फर्स्ट देखना है बेस क्या होता है। बेस मीन द सब्सटेंस व्हिच कैन रिलीज OH- आयन। सो तो कितने OH- आयन एक बेस रिलीज कर सकता है? सो दैट टर्म इज नोन एज एसिडिटी। सो एन फैक्टर ऑफ द बेस इज द एसिडिटी, दैट इज नंबर ऑफ आयोनाइजेबल OH- ions. Okay, so acidity means the number of replaceable
OH माइनस ग्रुप्स प्रेजेंट इन द बेस फॉर द बेस. सो एसिडिटी फॉर द ब्रोंस्टेड बेस अगर ले रहे हैं तो एसिडिटी मीन्स क्या है, इज द नंबर ऑफ H प्लस आयंस एक्सेप्टेड बाय द बेस. फॉर द ब्रोंस्टेड बेस एसिडिटी इज द नंबर ऑफ H प्लस आयंस एक्सेप्टेड बाय द बेस फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन. सपोज हम NH3 की बात कर रहे हैं तो NH3 कितना H प्लस को एक्सेप्ट कर सकता है, एक H प्लस को एक्सेप्ट कर सकता है, तो उसका N फैक्टर कितना होगा, N फैक्टर 1 होगा. समझ है, ठीक है. सो अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैन रिलीज 2 OH माइनस आयन. सो व्हाट इज द एसिडिटी, दैट इज हैविंग एसिडिटी 2. तो उसका इक्विवेलेंट मास कितना होगा, मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज 74 डिवाइडेड बाई 2. सो दैट इज 74 बाई 2 37. ये समझ है एसिड और बेस. नेक्स्ट चलते हैं, अभी हम सॉल्ट के बारे में देखते हैं. तो सॉल्ट मीन्स जनरली हमें पता है सॉल्ट कैसे बनता है, बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस. और सॉल्ट इज न्यूट्रल बिकॉज इट कंटेन्स इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज. सॉल्ट में काटायन और आयन दोनों होते हैं. तो सॉल्ट जैसे न्यूट्रल होता है. क्यों न्यूट्रल होता है, क्योंकि काटायन के पास जितना चार्ज होता है आयन के पास उतना ही चार्ज होता है. अगर हम चार्ज की मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम यहाँ पे ले सकते हैं काटायन, द चार्ज एसोसिएटेड विद द काटायन और द चार्ज एसोसिएटेड विद द आनायन. तो एन फैक्टर ऑफ द सॉल्ट इज द चार्ज एसोसिएटेड विद द काटायन और चार्ज एसोसिएटेड विद द आनायन. या फिर ऐसे लिख सकते हो चार्ज ऑन काटायन इनटू नंबर ऑफ काटायंस, क्यों जरूरी नहीं हमेशा काटायन एक ही होगा, और चार्ज ऑन आनायन इनटू नंबर ऑफ आनायंस. सपोज हम यहाँ पे देखो ऐसे लिखा हुआ है एन फैक्टर नंबर ऑफ आयंस ion charge on it, this is for the salt which doesn't contain either H plus or OH minus ion. ओके, सपोज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एल्यूमिनियम सल्फेट की. तो एल्यूमिनियम सल्फेट में N फैक्टर कितना होगा, तो यहाँ पे काटायन एल्यूमिनियम है, काटायन का नंबर कितना है 2, चार्ज एल्यूमिनियम का कितना होता है 3, सो दैट इज 6. सिमिलरली सल्फेट का चार्ज कितना होता है, सल्फेट का चार्ज 2 होता है और नंबर यहाँ पे कितना प्रेजेंट है 3 है, 2 into 3 दैट इज 6. समझ है. सो व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट, मास ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर दैट इज 6. सो दैट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट. तो अगर हम सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट में कुछ हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलेशन होता है और कुछ डबल सॉल्ट भी होता है. तो हाइड्रेटेड सॉल्ट की अगर बात करें तो वहाँ पे जो एन फैक्टर होगा दैट इज मेनली और दैट इज ओनली डिसाइडेड बाय द सॉल्ट. सपोज हम सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O की बात कर रहे हैं तो सोडियम कार्बोनेट में एन फैक्टर कितना होगा, सोडियम कार्बोनेट का एन फैक्टर 2 है, तो उसका मास कितना होगा सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O दैट इज सोडियम कार्बोनेट का मास 106 प्लस 10 into 18 दैट इज 180. सो टोटल मास हो गया डिवाइडेड बाय एन फैक्टर कितना है 2 है, दैट इज द इक्विवेलेंट मास. तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम हाइड्रेटेड सॉल्ट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे मास कैलकुलेशन करने के लिए हमें वाटर क्रिस्टलेशन को कंसिडर करना है. बट जब हम हाइड्रेटेड सॉल्ट के एन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं सो दैट फॉर दैट ओनली द एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट हैज टू बी टेकन. ओके, सो यहाँ पे क्लियर समझ आया. नेक्स्ट डबल सॉल्ट. तो डबल सॉल्ट में हमें जैसे पता है 2 काटायन 2 आनायन होते हैं या 2 सॉल्ट साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं. तो सॉल्ट 1 प्लस सॉल्ट 2, अगर 2 सॉल्ट अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं तो दोनों का अलग अलग एन फैक्टर होगा. तो टोटल एन फैक्टर कितना होगा, एन फैक्टर ऑफ द सॉल्ट 1 प्लस एन फैक्टर ऑफ द सॉल्ट 2. जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं पोटासालम, तो पोटासालम में K2SO4, तो K2SO4 का एन फैक्टर कितना है 2 है, क्योंकि 2 नंबर पोटेशियम काटायन का और चार्ज 1 है. और एल्यूमिनियम सल्फेट का कितना है, अभी हम डिस्कस किए थे 6 है, तो टोटल कितना हो गया 2 + 6 दैट इज 8. तो एन फैक्टर कितना हुआ, एन फैक्टर कितना हुआ 8 हो गया. तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्ट, दैट इज मास ऑफ द सॉल्ट. यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलेशन भी है तो उसको भी कंसिडर करना है. टोटल मास ऑफ पोटेशियम सल्फेट प्लस मास ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस मास ऑफ 24 वाटर डिवाइडेड बाय एन फैक्टर कितना है 8 है. तो समझ आया. तो हम नॉर्मल सॉल्ट को दैट इज द एन फैक्टर इज द चार्ज एसोसिएटेड विथ द काटायन और विथ द आनायन. हाइड्रेटेड सॉल्ट में ऐसे नॉर्मल सॉल्ट की तरह हम कैलकुलेट करेंगे बट वाटर ऑफ क्रिस्टलेशन का मास हमें कंसिडर करना है. डबल सॉल्ट में दोनों सॉल्ट का
एन फैक्टर को हम ऐड करेंगे, और अगर वाटर क्रिस्टलेशन उसमें भी प्रेजेंट है जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में, तो उसको भी हमें ऐड करना है मास के साथ, और एन फैक्टर से तो उसका कोई लेना देना नहीं है। समझे? अच्छा, नेक्स्ट अब जा रहे हैं, दैट इज द एन फैक्टर ऑफ एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट। ओके, तो तुम लोगों को पता होगा एसिडिक सॉल्ट होता है, बेसिक सॉल्ट होता है, बट यहाँ पे एसिडिक नहीं, यहाँ पे एसिड सॉल्ट है, बेस सॉल्ट है। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करो, यहाँ पे एसिड सॉल्ट है और बेस सॉल्ट है। तो एसिड सॉल्ट और बेस सॉल्ट का एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करना है? एसिडिक सॉल्ट क्या है? एसिडिक सॉल्ट इज द सॉल्ट विच इज prepared from strong acid and weak base. Basic salt is the salt which is prepared from strong base and weak acid. तो acidic salt का एग्जाम्पल है NH4OH weak base और strong acid HCl, NH4Cl, that is the acidic salt. Basic salt का है acetic acid, weak base NaOH, weak acid acetic acid and NaOH strong base. तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन हुआ दैट इज सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट इज द सॉल्ट ऑफ दैट इज बेसिक सॉल्ट। बट यहाँ पे हम एसिडिक सॉल्ट बेसिक सॉल्ट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एसिड सॉल्ट और बेस सॉल्ट। तो एसिड सॉल्ट क्या है? एसिड सॉल्ट मीन्स इट इज बिहेविंग लाइक द एसिड, बेस सॉल्ट मीन्स इट इज बिहेविंग लाइक द बेस। तो एसिड सॉल्ट कंटेन्स आयोनाइजेबल H+ आयन, बिहेविंग लाइक द एसिड मीन्स इट कंटेन्स आयोनाइजेबल H+ आयन, और जो बेस सॉल्ट है इट कंटेन्स आयोनाइजेबल OH- आयन। तो एसिड सॉल्ट कंटेन्स ionizable H+ ion. So an acid salt is that which contains replaceable hydrogen atoms, that is H+ ion. So n factor क्या है? replaceable H+ ion left in the salt. Suppose हम बात कर रहे हैं सोडियम बाइसल्फेट। तो यहाँ पे कितने आयोनाइजेबल H+ प्रेजेंट है? 1 है, तो एन फैक्टर कितना होगा? 1 होगा। अगर हम बात कर रहे हैं पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, यहाँ पे आयोनाइजेबल H+ कितना प्रेजेंट है? 2, तो एन फैक्टर 2 है। तो समझ है? एसिडिक सॉल्ट का फिर कैसे कैलकुलेट करोगे? कुछ स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा है एसिडिक सॉल्ट का तो हमने बताया नहीं। तो एसिडिक सॉल्ट का जैसे नॉर्मल सॉल्ट का कैलकुलेट कर रहे थे ऐसे ही कैलकुलेट करोगे, बेसिक सॉल्ट का जैसे नॉर्मल सॉल्ट का कैलकुलेट कर रहे थे ऐसे ही करोगे। एसिडिक सॉल्ट बेसिक सॉल्ट में कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एसिड सॉल्ट जिसमें H+ प्रेजेंट है। सो नंबर ऑफ H+ दैट कैन बी आयोनाइज्ड, दैट इज एन फैक्टर। और बेस सॉल्ट में इट ऑल्सो कंटेन्स द आयोनाइजेबल OH- आयन लाइक द बेस। तो यहाँ पे एन फैक्टर क्या होगा? द नंबर ऑफ आयोनाइजेबल OH- प्रेजेंट। सो n factor equal to replaceable OH- group present in the base salt, present in the base salt। तो कोई एक बेस सॉल्ट का नाम बताओ। तो बेस सॉल्ट का नाम बता सकते हैं CaOHCl। सो अब बताओ व्हाट इज द n factor हियर? सो n factor इज 1, क्योंकि यहाँ पे आयोनाइजेबल OH- एक ही प्रेजेंट है, तो n factor कितना होगा? यहाँ पे 1 होगा। तो ये चीज समझ आए स्टूडेंट? तो ये हो गया एसिड सॉल्ट और बेस सॉल्ट का एन फैक्टर कैलकुलेशन। अब नेक्स्ट आते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो हाउ टू डिफाइन ऑक्सीडेशन रिएक्शन? तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को हम डिफरेंट तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो हम अभी लास्ट 2 पॉइंट पे फोकस करेंगे। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर दोनों सेम बात है। तो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है या ये ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होता है। तो जितने ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा या जितने इलेक्ट्रॉन लॉस होगा दैट इज द एन फैक्टर ऑफ द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। समझ आया? तो एन फैक्टर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ द रिडक्टेंट। तो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है? तो सपोज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं Mn2+ is converted to MnO2. Mn2+ is converted to MnO2. अब बताओ MnO2 में what is the charge associated with manganese, that is +4। तो +2 से +4 में कन्वर्ट हो रहा है, मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ। जब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो फिर एन फैक्टर कितना होगा?
एन फैक्टर 2 ही है। व्हाट इज द एन फैक्टर? ना एन फैक्टर इज 2 हियर, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। सो दिस इज फॉर द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट देखते हैं रिडक्शन रिएक्शन, देन रिडक्स रिएक्शन। तो अब देखो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन होता है। तो रिडक्शन रिएक्शन को कैसे आप डिफाइन कर सकते हो? तो रिडक्शन रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को जैसे डिफाइन किया था उसके जस्ट अपोजिट, मीन्स रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन, addition of less electronegative element like hydrogen, that is addition of electron और decrease in oxidation number, addition of electron और decrease in oxidation number, ये दोनों पॉइंट को लेकर हम यहाँ पे n फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। तो जितने इलेक्ट्रॉन ऐड होगा या जितने ऑक्सीडेशन नंबर में, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, नेगेटिव चार्ज ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर तो डिक्रीज होगा। तो जितने ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज हो रहा है या जितने इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है दैट इज द एन फैक्टर। तो एन फैक्टर क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन। तो लाइक सपोज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं MnO4 माइनस, तो MnO4 माइनस अगर यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है Mn2 प्लस में, लेट से Mn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। तो MnO4 माइनस जब Mn2 प्लस में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन ऐड होने की जरूरत है? 5 इलेक्ट्रॉन ऐड होने की जरूरत है। सो व्हाट इज द एन फैक्टर हियर? तो एन फैक्टर इक्वल टू 5, ये समझ है? जब n फैक्टर 5 हो गया, सो व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास? ना मास ऑफ MnO4 माइनस डिवाइडेड बाय 5, दैट इज n फैक्टर। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द इक्विवेलेंट मास ऑफ द रिडक्शन रिएक्शन। ओके, अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट रिडक्स रिएक्शन। तो रिडक्स रिएक्शन क्या है? रिडक्स रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच बोथ द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं। सो दैट इज नोन एज द रिडक्स रिएक्शन। तो अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? जितने इलेक्ट्रॉन लॉस होगा उतने इलेक्ट्रॉन गेन होगा, है या नहीं? जितने इलेक्ट्रॉन लॉस होगा उतने इलेक्ट्रॉन गेन होगा, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं रिडक्स रिएक्शन की, इलेक्ट्रॉन अगर एक स्पीशीज लूज कर रहा है तो दूसरे स्पीशीज उसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो जितने इलेक्ट्रॉन लॉस होगा उतने इलेक्ट्रॉन गेन होगा। तो रिडक्स रिएक्शन में एन फैक्टर क्या होगा? एन फैक्टर होगा कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं एक रिएक्शन में, दैट इज एन फैक्टर, राइट? कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं एक रिएक्शन में, दैट इज द एन फैक्टर। सो एन फैक्टर इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट, कितने इलेक्ट्रॉन टोटल चेंज हो रहे हैं। सपोज हम एक सिंपल रिएक्शन की बात करें, सपोज हम बात करें Hg प्लस Na, that gives Hg plus Na plus, because sodium is more reactive element, so that can replace silver from its salt. तो यहाँ पे silver is losing one electron, silver is accepting one electron and sodium is losing one electron. तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ? एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ, तो इसका मतलब एन फैक्टर क्या होगा? यहाँ पे 1 होगा, समझे? अगर यहाँ पे सोडियम की जगह मैग्नीशियम लिए होते तो एन फैक्टर 2 हो जाता। ओके, सो कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसलिए बताया गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड, सो दैट इज द एन फैक्टर। तो आई होप रिडक्स रिएक्शन तक एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं समझ आया। तो हम स्टार्ट किए थे कहाँ से? एलिमेंट से स्टार्ट किए थे, एलिमेंट, आयन, एसिड, बेस, सॉल्ट, फिर एसिड, सॉल्ट, बेस, सॉल्ट, देन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, देन रिडक्स रिएक्शन। अब यहाँ पे आता है रिडक्स रिएक्शन में जैसे डिफरेंट पार्ट होता है। एक हो गया तुम्हारा डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, दैट इज द स्पेशल टाइप ऑफ रिडक्स रिएक्शन, जिसमें एक ही एलिमेंट ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है, और एक है कॉनप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, उसमें भी सेम एक एलिमेंट ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होते हैं। तो एक डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन या कॉनप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में हाउ टू कैलकुलेट द एन फैक्टर, उसमें एग्जैक्टली एन फैक्टर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? तो जैसे डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो या फिर कॉनप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो, उसमें क्या होता है? एक पार्ट में ऑक्सीडेशन होता है, एक पार्ट में रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे हम एन फैक्टर ऑक्सीडेशन पार्ट का अलग से कैलकुलेट करेंगे, रिडक्शन पार्ट का अलग से कैलकुलेट करेंगे और दोनों का ऐड कर देंगे। तो एन फैक्टर 1 होगा मान लो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, एन फैक्टर 2 होगा मान लो रिडक्शन रिएक्शन का, दोनों को जब ऐड कर दोगे तो क्या होगा? दैट विल बी द टोटल एन फैक्टर। तो इसमें लिखा हुआ है देखो, it is divided, the disproportional reaction is divided into 2 parts, one is reduction half, another is oxidation half.
तो n factor is calculated individually for two reactions. Equivalent weight is the sum of the equivalent weight in oxidation as well as in reduction reaction. तो m1 m अपन n1 प्लस m अपन n2 दोनों को जब ऐड कर दिए, सो दैट इज टोटल इक्विवेलेंट वेट. ओके, दैट इज टोटल इक्विवेलेंट वेट. क्लियर? ओके, तो यहाँ तक स्टूडेंट क्लियर. सो डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन में हम दोनों का अलग अलग, जैसे मान लो एक रिएक्शन ले रहे हो, P4 गिव्स राइज टू PH3 प्लस H2PO2 माइनस. सपोज हम बात कर रहे हैं यहाँ पे P4 गिव्स राइज टू PH3 प्लस H2PO2 माइनस. ठीक है, तो यहाँ पे जब बैलेंस करोगे उसमें देखा जाएगा जब P4 PH3 में कन्वर्ट हो रहा है 12 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्व होगा. जब P4 H2PO2 माइनस में कन्वर्ट हो रहा है तो वहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा? वहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्व होगा. समझे? वहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्व होगा. आप खुद बैलेंस करके देख सकते हो. तो P4 PH3 में कन्वर्ट हो रहा है, 12 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है. P4 H2PO2 माइनस में कन्वर्ट हो रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है. सो व्हाट इज द फाइनल इक्विवेलेंट मास ऑफ P4? ना P4 का मास हम लिख सकते हैं 31 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 31 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 12. ये दोनों को ऐड कर दो, दैट विल बी द इक्विवेलेंट मास ऑफ P4 प्रेजेंट इन दिस रिएक्शन. समझे? दैट विल बी द इक्विवेलेंट मास ऑफ द P4 प्रेजेंट इन दिस रिएक्शन. ओके, तो इस टाइप का कोई भी अगर डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो या फिर कॉनप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो तो उसके n फैक्टर हम कैलकुलेट कर सकते हैं और n फैक्टर के बाद फिर इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये जो सारी चीज़ हम कर रहे थे, क्यों कर रहे थे बताओ? अब फिर स्टार्टिंग में आ जाता हूँ. हम क्यों कर रहे थे? तो इसलिए कर रहे थे क्योंकि हमें n फैक्टर कैलकुलेट करना है, n फैक्टर से इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है. और इक्विवेलेंट मास से क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो इक्विवेलेंट मास से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट से हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट से हमें फाइंड आउट करना होगा हाउ टू फाइंड द नॉर्मलिटी. ठीक, सो नॉर्मलिटी इक्वल टू, जैसे हमने बताया था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. ठीक है, तो अब हम n फैक्टर कैलकुलेट कर दिए, उससे इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर दिए, इक्विवेलेंट मास से गिवन मास अपन इक्विवेलेंट मास, दैट इज द नंबर इक्विवेलेंट. तो ये आ गया. तो कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि नॉर्मलिटी की जगह मोलरिटी दिया होता है और तुम्हें पूछा जाता है व्हाट इज द नॉर्मलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन. तुम्हें पूछा जाता है व्हाट इज द नॉर्मलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन. तो उसको फिर कैलकुलेट कैसे करना है? देखो, तो नॉर्मलिटी और मोलरिटी के बीच में एक रिलेशन है. तो सिंपल वे में तुम बोल सकते हो नॉर्मलिटी इक्वल टू n फैक्टर इंटू मोलरिटी. ये तो एक सिंपल वे हो गया याद रखने के लिए. बट उसको निकालोगे कैसे? उसको निकालोगे कैसे? तो उसको निकालने के लिए देखो, सीधी सी आपको क्या करना है, मोलरिटी का फॉर्मूला आपको पता है, गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास इंटू 1000 अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इंटू 1000 अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. तो अब यहाँ पे सीधे आप क्या करो, मोलरिटी अपन नॉर्मलिटी. ठीक, मोलरिटी अपन नॉर्मलिटी, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर वो कैंसिल हो जाएगा. अब आएगा इक्विवेलेंट मास अपन मोलर मास, इक्विवेलेंट मास अपन मोलर मास. तो इक्विवेलेंट मास इज, इक्विवेलेंट मास कैसे लिखोगे? मोलर मास, इक्विवेलेंट मास इज मोलर मास अपन n फैक्टर, और ये हो गया मोलर मास. तो फिर मोलरिटी आपने क्या देखा? मोलरिटी इक्वल टू, मोलरिटी अपन नॉर्मलिटी इक्वल टू दैट इज 1 अपन n फैक्टर. सो नॉर्मलिटी इक्वल टू जो हमने लिखा है वहाँ पे n फैक्टर इंटू मोलरिटी. नॉर्मलिटी इक्वल टू n फैक्टर इंटू मोलरिटी. समझ आया? ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला और दिस इज द रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी. अच्छा, तो एक इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट. तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट में क्या बताया जा रहा है? नंबर, और इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एक और वीडियो में जो कि टाइट्रेशन के ऊपर होगा. तो नॉर्मलिटी और मोलरिटी के बीच में रिलेशन के बाद दैट इज द नेक्स्ट वन इज लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस.
सो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या बता रहा है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ द सब्सटेंसेस इन एनी रिएक्शन इज ऑलवेज रिमेन द सेम, चाहे वो रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, सबका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बराबर होगा। जैसे हमें नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या लिखे थे, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला था मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला है दैट इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल टू नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। सो n इंटू वी, तो n1 v1 इक्वल टू n2 v2 होगा। सो दैट इज व्हाट द फॉर्मूला ऑफ लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, n1 v1 इक्वल टू n2 v2। ओके, सो नाउ स्टूडेंट वी आर गोइंग टू डिस्कस 3 क्वेश्चंस दैट इज रिलेटेड टू नॉर्मलिटी, सो दैट जो भी तुम लोगों ने अभी समझा है तो क्वेश्चन अगर सॉल्व करोगे तो फिर पता चल जाएगा वहाँ पे कोई डाउट है या नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो अब हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आते हैं। द नॉर्मलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 21.2 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन 500 मिलीलीटर ऑफ इट्स सॉल्यूशन इज। तो नॉर्मलिटी पूछा है। अब बताओ सॉल्यूशन में फर्स्ट सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट का n फैक्टर कितना है, 2 है। तो व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट इज मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर, दैट इज 53, ये हो गया इक्विवेलेंट वेट। अब बताओ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितना होगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स दैट इज 21.2 डिवाइडेड बाय 53। ओके, गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, ये हो गया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, नॉर्मलिटी। सो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, सो दैट इज 21.2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 53। ओके, 21.2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 53, so this is coming 42.4 by 53, so the answer is this. Okay, so the answer is this 0.8 नॉर्मल। समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट मस्ट बी एडेड टू 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 1 NaCl सॉल्यूशन टू मेक इट डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन। अभी हम डिस्कस किए थे नंबर इक्विवेलेंट्स, ठीक है, या फिर उसको ये भी बोल सकते हो डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट। डाइल्यूशन कॉन्सेप्ट m1v1 इक्वल टू m2v2 और n1v1 इक्वल टू n2v2। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं n1v1 इक्वल टू n2v2। अब बताओ n1 कितना दिया है 1, v1 कितना दिया है 10। हम दोनों को मिलीलीटर में ही रखो या सेंटीमीटर क्यूब में रखो। डेसी नॉर्मल मीन्स दैट इज नॉर्मलिटी इज 1/10 इंटू v2। तो v2 कितना होगा, v2 इज 100 मिलीलीटर, दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 0.1। तो फाइनल क्या है 100 मिलीलीटर। तो आंसर क्या होना चाहिए 100 मिलीलीटर। इज इट करेक्ट, नो। तो फिर आंसर क्या होगा, देखो हम यहाँ पे क्या बोला गया है, द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट मस्ट बी एडेड। कितने वॉल्यूम हम ऐड कर रहे हैं, ओरिजिनली 10 मिलीलीटर प्रेजेंट है और फाइनल हमें चाहिए कितना, फाइनल हमें चाहिए 100 मिलीलीटर। तो वॉल्यूम कितना ऐड करना होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, तो फाइनल वॉल्यूम चाहिए 100 और इनिशियली था 10, अब कितना है 90 मिलीलीटर आपको ऐड करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, तो आई होप सबने नोट कर लिया। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 500 मिलीलीटर ऑफ इट्स सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन। सेमी नॉर्मल मीन्स क्या है, सेमी मीन्स हाफ। ओके, सेमी मीन्स हाफ, तो 1/2 नॉर्मल चाहिए। तो क्या दिया है इसमें, वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेट। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेट, दैट इज H2CO4.2H2O। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 500। तो वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम इज 500 मिलीलीटर। तो यहाँ पे n फैक्टर कितना होगा, तो ऑक्जेलिक एसिड का n फैक्टर होगा कितना 2, क्योंकि यहाँ पे 2 आयोनाइजेबल H+ आयन प्रेजेंट है।
n फैक्टर 2 है, ठीक। तो और नॉर्मलिटी कितना है, नॉर्मलिटी इज 0.5 n। तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला है दैट इज गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये दिया है 0.5 दैट इज इक्वल टू W आपको कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाय ये हो गया 2 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, तो H2CO3.2H2O, तो उसका मास कैलकुलेट कर लो। ओके, सो दैट इज और उसके बाद फिर उसको 2 में डिवाइड करो। सो व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ H2CO3.2H2O, 2 प्लस कार्बन 24 प्लस 16 4 जा 64 प्लस दैट इज 18 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज व्हाट द इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो स्टूडेंट ये समझ आया। तो ये सारे वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करने के बाद फिर आंसर W जो आपको कैलकुलेट करने के बाद मिलेगा दैट इज 15.75 ग्राम। सो दिस 15.75 ग्राम। ओके स्टूडेंट्स, सो आज के वीडियो में हम क्या डिस्कस किए, हाउ टू कैलकुलेट द नॉर्मलिटी फ्रॉम द n फैक्टर वैल्यू, और उससे पहले छोटा सा जो कॉन्सेप्ट था दैट इज फॉर्मेलिटी। ओके, फार्मूला यूनिट फॉर्मेलिटी। तो उसके बाद फिर द रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी, देन वी हैव कंक्लूडेड बाय सॉल्विंग 3 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नॉर्मलिटी। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप ये जो वीडियो हमने बनाया है तुम लोगों के लिए, तो उसमें ज़रूर तुम लोगों के लिए अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया होगा, और उसमें आप ये भी देखा होगा कि जो नॉर्मलिटी कॉन्सेप्ट है जनरली स्कूल या बोर्ड एग्जाम में नहीं आता, बट जो भी तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, नीट और जेई, उस एग्जाम में जरूर आता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप this video will be helpful to you. Thank you very much and God bless you.